चलिए तत्रैव उपलम्भादित्यर्थकरणेन समाहितत्व तदनुसारेण अयं ग्रंथ इति ध्येयं तद्वाक्। तत्रैव उपलब्ध, ये एवकार लगा के मूल ग्रंथ की संगति कर दिया है कि नहीं। यहाँ तक हो गया था, आगे क्या कह रहा है गुरु जी? इससे पहले ये जो यहाँ जैसे कि ये हम अभी पक्षता नहीं हो रही थी के लिए ये क्या कहा था, तो सिद्धि कहा था ना उससे पहले। अब यहाँ फिर ये कहा साध्या और विचार एक दोस्त दिया ना सम अवयव नकारादि अपि संबंधांतरेण अन्यत्र उपलब्धा हेतु सिद्धि कहा। तो ये हेतु सिद्धि मैंने कौन सा दोष क्या है इसका, मैंने पांचों में से कौन, मतलब दोष वहाँ न्याय का वाला हो, कौन सा कहना चाह रहे हैं? आपका अनुपलब्ध यदि संबंधांतर से विचार करें, जेन संबंधेन यह बोधके उपलभ्यते भिन्नेन संबंधेन तस्य उपलब्धि सर्वत्र भविष्यति तरी अनुपलभ्य मानत्व इति हेतोः प्रसिद्धि कुत्रापि नास्ति। यही हेतु सिद्धि है, सब जगह उपलब्धि विषयता जाएगी। कालिक संबंधेन सर्वत्रापि नकारः अनुबंधः उपलभ्यते बोधके उपलभ्यमानत्वे सति अन्यत्र अनुपलभ्यमानत्वात्। तो नकार बोधक में उपलब्धमान है और अन्यत्र भी अनुपलब्धमान के संबंधे कालिक संबंधे, क्योंकि समस्त पदार्थों का आश्रय ही काल है, तो काल में ही विद्यमान है, तो उपलब्धमानत्व हो गया। तो उपलब्धमानत्व, इसलिए अनुपलब्धमानत्व की सिद्धि प्रसिद्धि कैसे बताओगे इसको कि कहाँ वो नकार अनुपलब्धमानत्व है। इसलिए उसमें एक जाति लगा दिया है कि जेन संबंधेन उपलब्धि हो और तेनैव संबंधेन अनुपलब्धि हो। तो यहाँ उपलब्धि है समवायन, तो समवायन भी अनुपलब्धि लेना है, तभी हेतु की सिद्धि माने हेतु प्रसिद्ध दिखाई देगा। असिद्धि में अप्रसिद्धि हेतु असिद्धि कोई ऐसा दोष नहीं है जिस मरे अयम हेतु न प्रसिद्ध तस्मात् कथम साध्य साधक साध्य प्रयोजक ना, ये कहना चाहिए। समझ में कि नहीं? हेतु सिद्धि मैंने हेतु अप्रसिद्ध रीत्यर्थ। ये जिस हेतु को आप विवेचन कर रहे हो हेतु प्रसिद्ध नहीं हो रहा है, हमें उसके अनुपलब्धमानत्व नहीं मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि समस्त पदार्थों का कालिक संबंध से कहीं भी आश्रय बनाया जाता है, इसलिए कालिक संबंध को वहां से हटाना है, बस इतना ही है। लिखा नहीं इसमें कालिक, लेकिन यही लगाए हैं हम लोग, परंपरा से यही लगा है। लिखा नहीं एक जाति में, लिखा नहीं सनयुक्त तो लिख दिया कि ये अयुक्त सिद्ध है इसलिए समवाय हेतु बन जाएगा। चलिए नच यहाँ से होना है न च बोधकत्वस्य अद्यावधि अनिर्णितत्वेन हेतोः असिद्धिरिति वाच्यम्। तो कहा कि यहाँ हेतु फिर अप्रसिद्ध है, क्योंकि बोधकत्व के निर्णयाधीन उपलब्धि और अनुपलब्धि होगी, है कि नहीं। इदानीम बोधकत्वम अनिर्णित, सन बोधक है कि सा बोधक, यही निर्णय नहीं है, बात में कि नहीं। तो जब यह निर्णय हो जाए कि सन बोधक है तब तो कहें अत्र उपलब्धमानत्वम, है कि नहीं। और यदि सा अबोधक है तो तत्र लक्ष्य में अनुपलब्धमानत्वम तब तो हो। जब यही निर्णय नहीं है कि यदि हम कहते हैं सा बोधक है तो अनुपलब्धमानत्व चला गया, सर्वत्र अनुपलब्धमानत्वम लक्ष्य भी अत्रापि, बात समझे कि नहीं। इसलिए बोधक के अनिर्णीत होने के कारण हेतु पुनः अप्रसिद्ध है कि नहीं। हेतु जो है अप्रसिद्ध होने से ये साध्य का साधक कैसे होगा, अवयवत्व सिद्धि कैसे करेगा। लगा पहले हेतु का बोधक का निर्णय कर लीजिए। तो कहाँ की निर्णय करेंगे, क्या कर रहा है उसके लिए अनुमान करेगा फिर से। न च बोधकत्वस्य अद्यावधि अनिर्णीतत्वेन हेतोः असिद्धिरिति वाच्यम्, है कि नहीं। हेतोः असिद्धि अप्रसिद्धि हेतु न सिद्धा न ज्ञातः, है कि नहीं। प्रसिद्धतया हेतु न ज्ञातः, यदि न ज्ञाता तदि कथम साध्य साधकः अवयवत्व साधकः अनुबंधे कथमयमस्ति हेतु, है कि नहीं। अतः प्रथमं बोधकस्य निर्णयः कर्तव्य, बोधकस्य निर्णये कृते एव उपलभ्यत्व अनुपलभ्यत्वस्य निर्णयो भविष्यति। तो अनिर्णीतः अयं हेतुः कथम अवयवत्वं साधयिष्यति, ये कहना। न च बोधकत्वस्य अद्यावधि अनिर्णितत्वेन हेतुरसिद्धिरिति वाच्यम्। अनुबंध घटिते सनादौ
पक्षे विभक्ति प्रकृतित्वेन हेतुना बोधकत्वं प्रसाद्य। तो इन्होंने कहा कि अनुबंध सहित सन बोधकः विभक्ते समुदायाद विभक्ते दर्शनात्। ये हम उन्होंने कहा बोधकत्व निर्णित कर लेंगे। विभक्ति सहित सन साधु, क्यों विभक्ति प्रकृतित्वात्, क्योंकि विभक्ति सार्थक शब्दानागच्छति। बोधक मने अर्थबोधक, तो अर्थबोधक जो शब्द रहेगा उसी से ना आएगी विभक्ति। तो सार्थक शब्द से यदि साबोधक होगा तो सन तो अनर्थक हो गया, तो विभक्ति ही नहीं आएगी। यदि सन समुदाय से विभक्ति आई है तो निश्चित वो बोधक है। तो विभक्ति दर्शनेन बोधकत्वं सानुबंधे निर्णीतम। विभक्ति दर्शनेन अनुबंध विशिष्टे बोधकत्वं निर्णीतम। यदि बोधकत्व निर्णीत हो गया तो उपलभ्यमानत्व भी प्रसिद्ध हो गया और लक्ष्य में अनुपलभ्यमानत्व भी प्रसिद्ध। अतः प्रसिद्धेन हेतुना अवयवत्व रूप साध्यस्य अनुबंधे सिद्धि क्रियताम। समझे हैं? बनाया माने अनुबंध घटितः अनुबंध घटितः शब्दः सन शब्दः बोधकः विभक्ति प्रकृतित्वात्। विभक्ति प्रकृतित्वात् है कि नहीं? क्योंकि वो विभक्ति का प्रकृति है। जहाँ जहाँ विभक्ति प्रकृतित्व जिस समुदाय में रहेगा सह समुदाय बोधकः। तो जत्र जत्र विभक्ति प्रकृतित्वं तत्र तत्र बोधकत्वं है कि नहीं? यथा सन संत पक्ष नियम तन्ने वैसा घटा, कहीं दूसरी जगह घटा इत्यादि कहीं भी ले सकते हैं, उसमें क्या। अरे घटा बोधकः विभक्ति प्रकृतित्वात् है। अन्वय यत्र यत्र विभक्ति प्रकृतित्व रहेगा सब जगह बोधकत्व रहेगा। अन्वय व्याप्ति, ये अन्वय व्याप्ति। चलिए तद घटक अनुबंधादौ तत्रैव उपलम्भात् इति हेतुना बोधकावयवत्व साधनेन लगा कि नहीं? क्या लिख रहे हैं? अनुबंध घटिते सनादौ पक्षे विभक्ति प्रकृतित्वेन हेतुना बोधकत्वं प्रसाद्य। हाँ, ये पहले बोधकत्व निर्णित कर लिया। तो तद घटकानुबंधादौ तत्रैव उपलम्भात् इति। तो तद घटक अनुबंध में नकार है, बोधकावयवत्व साधनेन अदोष। तो तद घटक नकार में जो है उपलभ्यमान तत्र मने बोधके उपलभ्यमानत्वम् अलक्ष्य अनुपलभ्यमानत्वम् इति हेतुना तस्मिन् नकारे अवयवत्वं साध्यते न दोषः। आया कि अत्र उपलब्धि विषयत्वाभावादित्यस्य उपलब्धि विषयत्व योग्यत्वाभावादित्य। क्योंकि तत्रोपलभ्यमानत्व क्या मूल में लिखा है? उपलभ्यमानत्व ये सभी अन्यत्र अनुपलभ्यमानात्। तो उपलब्धि तत्रोपलम्भात् अन्यत्र उपलम्भात् माने उपलभ्यमान है। तो उपलब्धि विषयत्वात्, तो उपलब्धि उपलभ्यमानत्व की व्याख्या क्या? उपलब्धि विषय क्या लिखा है? उपलब्धि उपलब्धि विषयत्वाभाव की व्याख्या लिख दी। उपलब्धि विषयत्व योग्यत्वाभाव। उपलब्धि विषयत्व योग्यत्वाभाव माने उपलब्धि की विषयता, उपलब्धि के विषय की योग्यता हो, माने उसके अंदर योग्यता हो। इदानीम नोपलभ्यते, किंतु उपलब्धि की योग्यता उसके अंदर बैठी होनी। उपलब्धि विषयत्व में हेतु ना सती व्याख्यान किया। उपलब्धि विषयत्वेन योग्यत्वात्, योग्यत्व का निवेश कर किसके लिए निवेश किया है? उपलब्धि विषयत्वाभावादित्यस्य उपलब्धि विषयत्व योग्यत्वाभाव। उपलब्धि विषयत्वाभाव अनुपलब्धि अनुपलम्भात् माने उपलब्धि विषयत्वाभावः। उपलब्धि विषयत्वाभाव नामो उपलब्धि विषयत्व योग्यत्वाभावः। तो उपलब्धि विषयत्वेन योग्यता उसकी नहीं रहनी चाहिए। उपलब्धि की विषयता के रूप में वो योग्यता वहां नहीं रहनी चाहिए, है कि नहीं? उसका अभाव, योग्यता का अभाव ही साधक है। यही अनुपलम्भात है। अपन अनुपलम्भात का विवरण किया। उपलब्धि विषयत्वाभाव, विषयत्वा माने विषयत्वेन योग्यत्वाभाव, ये कर उपलब्धि विषयत्वेन योग्यता योग्यत्वाभाव। किस लिए किया ऐसा? तेन उत्पन्न विनष्ट घटस्य अन्यत्र उपलम्भाभाव क्योंकि तद्योग्यत्व सत्वान् नक्ष्यति। क्योंकि घट है, घट जो है अत्र उपलभ्यते, ये उत्पन्न विनाशशाली है तो कहीं कहीं अनुपलब्ध भी है। अरे जब उत्पन्न भी और विनाशशाली है तो उसमें अनुपलभ्यत्व भी है। तो उपलब्धि विषयत्व सती उपलब्धि विषयत्वाभाव बैठा है, अनुपलब्धि बैठी है, अनुपलम्भात बैठा है। तो घट भी कह रहा है अवयव में, घट में भी अवयवत्व की आपत्ति आ जाए, क्योंकि हेतु घट में चला गया, हेतु घट में चला गया। और वो यदि अवयव नहीं है तो साध्याभाव है, तो साध्याभाव में हेतु चला गया
तो हाँ ठीक है, हेतु चला गया तो व्यभिचार आ सकता है। अरे यदि घटा नावयव तरी साध्या भाव और तत्र उपलब्धि विषयत्वे सति अनुपलब्धि विषयता बैठी है, अनुपलब्धि विषयता उपलब्धि विषयत्वा भाव बैठा। क्यों? विनाशशाली वर्तक, तो उसके अंदर उपलब्धि विषयता भी है और उपलब्धि विषयत्वा भाव भी है। तरी साध्या भावे हेतु सत्वाद व्यभिचार। जब कहेंगे उपलब्धि विषयत्वेन योग्यत्वा भाव, तो उपलब्धि विषयत्वेन योग्यता का अभाव नहीं, योग्यता ही है। उसके अंदर उपलब्धि विषयता की योग्यता है, क्योंकि देशांतर में कहीं न कहीं घट है। क्या लिख रहा है? उत्पन्न विनष्ट घटस्य, उत्पन्न विनष्टस्य घटस्य अन्यत्र उपलम्भा भावेपि तद्योग्य है कि नहीं? अन्यत्र उपलम्भा भावेपि माने अन्यत्र नोपलभ्यते, अत्र घटः उपलभ्यते किंतु अयं घटः उत्पन्न विनाशशाली, तो अन्यत्र तस्य उपलब्धिर अभावः, क्योंकि वो उत्पन्न मने उपलब्धि विषयता और विनाशी मने उपलब्धि विषयत्व अभाव। इसीलिए लिखा उत्पन्न विनाशशाली घटा, इसके अंदर उत्पन्न माने उपलब्धि विषयता भी है और विनाशशाली है तो इसके अंदर उपलब्धि विषयत्वा भाव भी है। तो दोनों बैठे हैं, तो हेतु तो साध्या भाव में भी बैठ गया, इसलिए व्यभिचार आता। अरे अयं घटः उत्पन्न विनष्ट घट है, उसमें कहाँ उत्पन्न पश्चात विनष्टः। अयं घट, ये घट जो है अस्मिन् देशे उपलब्धा और नष्ट हो गया तो उपलब्ध नहीं है। पूर्वम उत्पन्न तो पश्चात उसके विनष्टः अंदर नष्ट हो गया, तो तत्पदार्थे उपलब्धि विषयता है, उपलब्धि का वो विषय है कि नहीं घट पदार्थ, और अनुपलब्धि का भी विषय है क्योंकि विनाशशाली है। इदानीं न स्थिति इतः पूर्वम आसीत, तो आसीत में उपलब्धि विषयता भी है और अनुपलब्धि विषयता भी, उपलब्धि विषयत्वाभाव भी है, तो साध्याभाव में हेतु तो जा रहा, इससे व्यभिचार आएगा। और जब कहेंगे उपलब्धि विषयत्व योग्यत्वाभाव है कि नहीं, तो इदानीं न स्थिति, किंतु उपलब्ध उस नास्तिति जो घट पदार्थ है इसमें उपलब्धि विषयत्वेन योग्यता ही है, उसके अंदर उस घट पदार्थ के अंदर जो इदानीं नहीं है उसके अंदर उपलब्धि विषयत्वेन योग्यता है। इदानीं विषयत्वाभाव है लेकिन विषयत्वेन योग्यता भाव नहीं, योग्यता उसके अंदर है, इसलिए हेतु न गच्छत। तो साध्याभाव में हेतु नहीं गया, विचार नहीं। क्या लिख रहा है? हेतु लिख रहा, उत्पन्न विनष्ट घटस्य अन्यत्र उपलम्भा भावेपि तद्योग्यत्व सत्वान्न क्षति। हाँ ठीक तो है। तो अन्यत्र अनुपलब्धि माने अन्यत्र उपलम्भा भाव है कि नहीं, अन्यत्र उपलम्भा भाव अर्थात उपलब्धि विषयत्वा भाव और अत्र उपलभ्यते और अन्यत्र उपलम्भा भाव। अत्र अस्मिन् देशे घटः उपलभ्यते, अन्य देशे घटः इदानीं नोत्पन्नः, तो सएव घटः है कि नहीं, घट जो है वही है। तो घट जो है अन्यत्र उपलब्धि का विषय नहीं है, यहाँ उपलब्धि का विषय है। घट वही है, घटत्वेन सारे घट वही है। तो यह कश्चित घट पदार्थ, यह घट पदार्थ अन्यत्र उपलब्धि विषयत्वाभाव विशिष्ट, अत्र उपलब्धि विषयत्वाभाव विशिष्ट। तो अत्र उपलभ्यते अन्यत्र नोपलभ्यते, जहाँ नोपलभ्यते अभी वहाँ पैदा नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर उपलब्धि विषयता की योग्यता बैठी है, पैदा हो सकता है। इस जगह में, इस कमरे में घट है और उस कमरे में घट नहीं, लेकिन उस कमरे में भी घट के उपलब्धि की योग्यता है, वहाँ भी घट पैदा हो सकता है। वास्तविक नहीं। तो यदि उसमें योग्यता नहीं रखेंगे तो उपलब्धि विषयत्व ही है और अन्यत्र जो है, क्योंकि आप कहे तो तत्रोपलम्भात् और अन्यत्र अनुपलम्भात्, तो अन्यत्र उसमें अनुपलब्धि है और अत्र जो है यहाँ उपलब्धि है। तो उपलब्धि अत्र उपलभ्यते अन्यत्र नोपलभ्यते, ये दोनों घट में बैठे हैं, इसलिए हमें उपलब्धि विषयत्वाभाव में उपलब्धि विषयत्वेन योग्यत्वाभाव अनुपलम्भात् का अर्थ करना पड़े। तो अन्यत्र देशेपि घटस्य उपलब्धि विषयत्व योग्यता वर्तते, वहाँ उपलब्धि की विषयता की योग्यता है, वहाँ उत्पन्न हो सकता है, उत्पन्न होने की योग्यता है, इसलिए अनुपलब्धि ये नहीं जा रहे। उत्पन्न विनष्ट जो घट है इसको ये क्यों दे रहा है? केवल घट कहेगा तो उपलम्भ है, यहाँ अन्यत्र अनुपलम्भ है। उपलब्धि का योग्य तभी दूसरा घट बनेगा, अन्यत्र बनने की संभावना है। उत्पन्न विनष्ट घट को क्यों दे रहा है?
इसलिए ले रहा है कि ये घट जो उत्पन्न, यहाँ उत्पन्न जो घट है यही विनष्ट है, ये घट विनष्ट हो सकता है, तो यहाँ इसकी अनुपलब्धि रहेगी, लेकिन यहाँ उसकी उपलब्धि की योग्यता आ जाएगी। यदि तत्र उपलभ्यते, तत्र बने तत्र प्रकोष्ठे यदि उपलभ्यते, अत्र नोपलभ्यते, तो यहाँ अनुपलब्धि है, तो यहाँ उपलब्धि विषयत्व योग्यता है। इसलिए घट को उत्पन्न विनष्ट इसलिए कह रहा है कि एक ही देश में जो घड़ा उत्पन्न है वही दूसरे देश में अनुपलब्ध है, ऐसा तो हाँ, योग्यता भी नहीं रहेगी। और यह घट तो कहीं संसार दूसरी जगह नहीं बन पाएगा। अब तो बन के नष्ट हो गया, यही घट तो अब कहीं संसार में नहीं बनेगा ना, दूसरा बनेगा। तो घट सब एक रहे मान के न लिख रहा है कि दूसरा तत्त व्यक्तित्व नहीं न बोध कर रहा है। उत्पन्न विनाशशाली घट घटत्वेन सर्वे घटाः उत्पन्न विनाशशाली न सन्ति, जी है कि नहीं। अत्र घटः उत्पन्न अन्य सएव घटः सर्वे घटाः तत्त व्यक्तित्व से नहीं कह रहा है। ये जो घट है अनित्य पदार्थ है। अनित्य पदार्थ जो होता है वो एक जगह रहता है, एक जगह नहीं रहता, पदार्थ एक ही होता है। उत्पन्न विनाशशाली का मतलब है अनित्य पदार्थ। यह अनित्य जो पदार्थ है वैकल्पिक है, यहाँ है वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ नहीं है वहाँ नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है। तो ये कह रहा है जो जितने उत्पन्न विनाशशाली पदार्थ होते हैं वो सारे पदार्थ कहीं रहते हैं कहीं नहीं रहते। ये घट पदार्थ उत्पन्न विनाशशाली है, वो कहीं रह सकता है और कहीं नहीं रह सकता। इसलिए उपलब्धि विषयत्वाभाव वाला ये दोनों है, इसलिए उसमें योग्यत्व का जहाँ वो नहीं है क्योंकि अनित्य है वहाँ उसके रहने की पूरी योग्यता है। बात समझे कि नहीं। इसलिए क्षति नहीं, इसलिए उत्पन्न विनष्ट हुआ। नित्य होता तो सर्वत्र होता, ब्रह्म भी नहीं जा सकता। आप कहो कि ब्रह्म यहाँ है वहाँ नहीं है क्योंकि वो नित्य है, इसलिए वो उत्पन्न विनाशशाली अनित्य पदार्थ के लिए लिखा है। यह अनित्य पदार्थ सह अत्र अस्ति अन्यत्र नास्ति अतएव नित्य। बात समझे कि नहीं। इसलिए वो उत्पन्न विनाश लगा रहा है क्योंकि नित्य पदार्थ ही सुन दोषा सर्वत्र विद्यमानत्वात्, उसमें अनुपलब्धि तो मिलेगी नहीं, उसके लिए कहने की जरूरत नहीं। यह नित्य पदार्थ सह वैकल्पिका सत्वमपि असत्वमपि, उपलब्धि विषयत्व ही है, उपलब्धि विषयत्वाभाव भी है, लेकिन उपलब्धि विषयत्वाभाव में उपलब्धि विषयत्व योग्यत्वाभाव नहीं। समझे, ये कहना था। चलिए, उपलब्धि विषयत्वाभावादित्यस्य उपलब्धि विषयत्व योग्यत्वाभावादित्यर्थः तेन उत्पन्न विनष्ट घटस्य अन्यत्र उपलम्भाभावेपि तद योग्यत्व सत्वात् मोक्ष। उपलब्धि विषयत्व योग्यता हो गई, माने अनित्य पदार्थ भी अन्यत्र न रहने पर भी उनके रहने की पूरी योग्यता रहती है। योग्यता वहाँ संभावनिक है, वो हो सकता है, इसलिए योग्यत्व का निवेश कर रहा है। अन्यत्र उपलम्भा भावे भी तद योग्यत्व सत्वात् न क्षति का नक्षति बने तत्र हेतु न गच्छति, अतः न व्यभिचारा। क्षति क्या हो रही थी? व्यभिचारा न साध्य साधका व्यभिचारा, क्योंकि इस यहाँ बक्सर देते जाते घट को लेकर के। घट जो है वो अवयव नहीं है, अनुबंध में कहीं है घट अवयव नहीं, इसलिए अवयवत्व अभाव है। आप माने अवयवत्व की सिद्धि कर रहे हैं, तो यदि जो बोधक है वो बोधक का अवयव घट तो कहीं है नहीं। अरे बोधक सन हुआ, उसका अवयव तो अनुबंध को बनाना है, घट में कोई ऐसा अनुबंध तो है नहीं, तो किसी भी बोधक का अवयव नहीं है। तो घट ये पदार्थ जो हो गया वो बोध का अनवयवत्व, तो अनवयवत्व साध्याभाव है। और आपका उपलब्धि और उपलब्धि दोनों बैठे हैं उस पदार्थ में, इसलिए व्यभिचार है। अब व्यभिचार नहीं रहा क्योंकि न साध्य है न हेतु है, इसलिए न क्षति, दोष नहीं। ठीक है, चलो। न च घटरूप आदौ घटावयवत्वा, घट के रूप में भी घटावयवत्व चला जाए, क्योंकि आपका हेतु यदि अवयवत्व साधक है तो रूप में घट बोधक हुआ और उसका अवयव उसका रूप हो जाए। घट पदार्थ बोधका और तस्य वयवः तद्रूपम, घट रूप क्यों चला जाएगा? रूप में क्या लिखा है? न तो घटरूपादौ घटावयवत्वा, है कि नहीं। घट रूप में घटावयवत्व की सिद्धि करेगा, हो जाएगा, क्योंकि रूप उपलब्धि विषयत्व और उपलब्धि विषयत्वेन योग्यत्वा भाव वाला है कि नहीं, ये कभी क्या कह रहा है, हेतु जा रहा कि नहीं, क्या लिखा है?
न च घटरूपादौ घटावयवत्वापत्तिः घटरूपादेः घटादन्यत्र असत्त्वादिति वाक्यम्। क्योंकि घट का रूप अन्यत्र नहीं है। अत्र समवाय संबंधेन घटे घट रूपम विद्यते तेनैव संबंधेन अन्यत्र न विद्यते। एक जाति संबंध समझया। अतः हेतुर्गतः तेन हेतुना रूपे घटावयवत्व सिद्धि। बात में कि नहीं? इसलिए घटावयवत्व न हो इसके लिए क्या उपाय लिख रहा है? तो कहा तो ठीक है, कोई क्षति नहीं। क्यों? घट और रूप को हम उसका तद्रूप ही मानते हैं, अवयव ही मानते हैं। क्यों? सांख्य मत क्या दिया? वैयाकरणों का मत ऐसा है, तभी तो इष्टा वैयाकरण उसको जो है अवयव ही मानता है, इसलिए वो इष्टापत्ति है। वो नैयायिक नहीं है कि इसका ही अवयव नहीं। अर्थात नैयायिक गुण गुणी में अवयवावयी भाव नहीं मानता, हम गुण गुणी में अवयवावयी भाव मानते हैं, इसलिए इष्टापत्ति। हमारे यहाँ गुणी जो द्रव्य है उस द्रव्य का अवयव उसका गुण ही होता है, गुण भी होता है। तो गुण जब उसका अवयव है तो ठीक तो है। रूपादि भी द्रव्य ही होने वाले गुण क्रियादि समुदायस्यैव सांख्य मत। क्योंकि तादात्म्य है, मैंने पहले उस दिन बताया, गुण क्रिया समुदाय रूप को द्रव्य कहते हैं। गुण क्रिया का जो समुदाय है वो तद्रूप है, अर्थात तादात्म्य है, इसलिए वो उसका अवयव हो सकता है। द्रव्य का अवयव होता है कि नहीं? होता है। तो वो तद्रूप ही है, इससे उसमें तदवयवत्व इष्टापत्ति है। गुण क्रिया समुदाय द्रव्यम लिखी दिया। सांख्य क्या लिखा? सांख्य मते ही हो। हाँ, गुण क्रियादि समुदायस्यैव गुण क्रिया समुदायस्यैव रूपत्वम न रूपम तदतिरिक्तम घटातिरिक्तम तद्रूपम नास्ति। रूप गुण है तो गुण समुदाय को ही द्रव्य कहते हैं, तो तद्रूप ही है। समझ आए कि नहीं? इसलिए यदि तद्रूप है तो तदवयवत्व उसमें जाने में कोई क्षति नहीं। सांख्य मते क्या लिख रहा? सांख्य मते इव। अच्छा, सांख्य मत में ऐसे ही माना गया। वैयाकरण मते केवल इसलिए सांख्याचार्यों ने गुण क्रिया समुदाय रूप ही द्रव्य मानते हैं। अयम द्रव्य कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, समुदाय। किसका समुदाय? गुणानाम समुदाय। जैसे मैंने उस दिन उदाहरण बताया, ये आम है, आम कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं है, नीला पीला काला जो था उसी का समुदाय है। तो यदि पीले हरे का समुदाय है तो पीला उसका अवयव है, क्योंकि वो समुदाय है, ये उसका अवयव। तो उसके अवयव गुण में अवयव मानने पर क्षति क्या? यदि गुणानाम समुदाय द्रव्यम तो गुण जो है उसका अवयव हो गया, क्योंकि समुदाय का अवयव हो गया, है कि नहीं? इसलिए हम गुणी को में गुण और गुणों के समुदाय को ही द्रव्य मानते हैं, कोई अतिरिक्त वस्तु नहीं मानते, उसका एक समुदाय है। जैसे हाथ पैर सबके समुदाय को शरीर कहते हैं, तो ये शरीर के अवयव कहे जाते हैं। उसी तरह समस्त रूपों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं, तो वो समस्त गुण उस द्रव्य के अवयव कहे जाते हैं। ये सांख्य का भी सिद्धांत है और वैयाकरणों का भी सिद्धांत है। इसलिए इष्टापत्ति नक्षत्र यानी कि शब्द भी अवयव हो जाएगा आकाश है, शब्द भी अवयव हो जाएगा आकाश। तो हो जाए तो क्षति क्या है? आकाशे सावयवत्वम सर। तो जो तद्रूप मानता है तो निरवयव है ना, है? आकाश तो निरवयव। अब ये सांख्य और वैयाकरण जब उसको मानते हैं तो आकाश को सावयवत्व ही मानेंगे, तो क्या क्षति? जब सिद्धांति भिन्न है तो उससे क्षति क्या है? जो ब्रह्म को अनित्य मानता है तो वो उसके लिए क्या क्षति है? जो वही कह रहे हैं। इसलिए ये कोई क्षति नहीं है कि नहीं एक ने लिख दिया तो निरवय तो सबके मत में निरवयत्व रहे, इसलिए वो कोई क्षति नहीं है। वहाँ निरवयत्व ब्रह्म है, से सभी सावयव, उसमें बहुत बड़ी क्षति। इसलिए वेदांत और वैयाकरणों का लगभग सिद्धांत एक चलता है, वो शब्द ब्रह्म निरवय है, सब सावयव, तो अवयवत्व रहने पर क्षति। इसलिए किसी अन्य शास्त्र की वासना से कोई दोष उसमें नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका एक अपना अलग सिद्धांत, वो उसका अवयव नहीं मानता है, वो उसका अवयव नहीं मानता है कि नहीं। लेकिन हम लोग उसका अवयव मानते हैं, तो यदि अवयव मानते हैं तो सावयव होने पर क्षति क्या? तो फिर उसका आश्रय भी कुछ मानना पड़ेगा, या क्वचित आश्रय। ये तो जो मानता है सब अवयवावयी भाव में जो समवाय मानता है वो मानेगा, वो मान ही रहा है जो कह रहा है, वही तो लिखा है उसमें। हम ऐसा नहीं मानते तो नहीं कहते। हमारा सिद्धांत है ये गुणों का समुदाय है। जैसे शरीर हाथ पैर सभी अवयवों का समुदाय है, तो इसमें कहाँ आश्रय मानते?
तो उसमें भी यही स्थिति है, तो क्षति क्या है उसमें? सारा सिद्धांत तो अलग है। इसलिए अन्य सिद्धांत की वासना से करोगे तो सारे प्रश्न हैं, यदि अपने सिद्धांत के अनुसार चलोगे तो कहीं कोई प्रश्न नहीं। बात समझिए कि देखना अपने चश्मे से। अत्र च सर्वाधारता नियामक संबंधेतर संबंधो ग्राह्य। अब यहाँ पर कहाँ संबंध हो गए? एक जाति संबंध में, जहाँ लिखा वही लिखा एक जाति संबंध में, माने आधारता नियामक संबंधेतर संबंध लेना है। तो कालिक संबंध आधारता का नियामक, इसलिए उसको नहीं लेना है। सर्वाधारता नियामक, सर्वा माने आधारता नियामक संबंधेतर संबंध से एक जाति संबंध लेना। तो कालिक सब क्या लिखा है कहीं यहीं का अत्र तो सर्वाधारता नियामक संबंधेतर संबंध, तो अत्र से वही पकड़िए, वही संबंध की चर्चा वहीं आई। हाँ, एक जाति संबंध में सर्वाधारता नियामक संबंधेतर संबंध लेना है। तो कालिक संबंध सर्वाधारता, केवल आधारता नहीं, सर्वाधार, तो सकल आधारता का नियामक कालिक ही है, इसलिए कालिक नहीं लेना है। दैशिक कालिक लेंगे तो दोष आएगा, क्योंकि नकार भी कालिक संबंध से किसी न किसी जगह बन जाए। वही लिख रहा है तेन कालादौ एव कालिक को पहले हमने छोड़ दिया, उसी बात को यहाँ न कालावयवत्वं तेषामिति बोध्यम्। नहीं तो कालावयवत्व तो चला जाए, काले एव सर्वेषां उपलब्धः। हाँ, लेकिन काले हो जाएगा ना, काल निरवय हो गया है ना, काल भी सब निरवय हो गए काला। अरे ये तो आपत्ति है, मने सन के नकार में अवयवत्व की हानि हो जाएगी, इसलिए कि हेतु नहीं जाएगा, क्योंकि समवाय संबंध से नकार बोधक में है और कालिक संबंध से नकार अन्यत्र भी बैठा है, तो अनुपलब्धि अप्रसिद्ध हो जाएगी। तो ये सन के नकार में अवयवत्व साधक नहीं होगा, इसलिए हमें सर्वाधारता नियामक संबंधेतर संबंध लेना है। तो कालिक नहीं लेंगे, जब नहीं लेंगे तो समवाय संबंध लेंगे। तो समवाय संबंध से नकार यहाँ है, अन्यत्र लक्ष्य में नहीं है, इसलिए नकार में अवयवत्व की सिद्धि हो जाएगी। ये क्या लिख रहा है? यही नहीं लिख रहा है। सर्वाधारता नियामक संबंधेतर संबंधो ग्राह्यः तेन कालादौ एव कालिकादि संबंधेन उपलम्भेपि न कालावयव है कि नहीं? तो काल में कालिक संबंध से नकारः उपलभ्यते, यत्र यत्र तत्रैव उपलम्भः तत्र तत्र तदवयवत्वं, ये व्याप्ति बना दिया। तो सर्वेषां काले एव उपलम्भः। हाँ, तो कालावयव, तो सर्वेषां कालावयवत्वं, कालनिमित्त अवयवत्वं स्यात् इति तत्र आपत्तिः। हाँ, इसलिए सर्वाधारता नियामक संबंधित। लेकिन जब तत्रैव उपलम्भः का बात का अर्थ, तत्रैव उपलम्भः का अर्थ लिखा, तत्र उपलभ्यमानत्वे सति अन्यत्र अनुपलम्भः। अब काल से अतिरिक्त आधार तो कोई प्रसिद्ध नहीं, मतलब कालातिरिक्त आधार। तो कालादो में आदो लगा दिया है, कहीं और है क्या? कालादो कालिकादि में भी आदि लगाया, तो कालिक संबंध से काले उपलभ्यते, है कि नहीं? मैंने सर्वे पदार्थाः काले उपलभ्यन्ते, कालिक संबंधे, है कि नहीं? तेन संबंधेन अन्यत्र नोपलभ्यते, इसलिए सर्वेषां पदार्थानां कालावयवत्व, सभी पदार्थ जो है कालावयवत्व हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने कह दिया कि सर्वाधारता नियामक संबंधेतर संबंध ले। पूरा पढ़ो क्या लिख रहे हैं जी। अत्र तो सर्वाधारता नियामक संबंधेतर संबंधो ग्राह्यः तेन कालादौ एव कालिकादि संबंधेन उपलम्भेपि न कालावयव। तो कालादि में काल आदिना देश आदि भी ले सकते हो, तो कालादि में समस्त पदार्थों के कालिक संबंध से मिलने पर भी कोई क्षति नहीं है, क्योंकि हमने सर्वाधारता नियामक संबंधेतर संबंध से उपलब्धि और की बात कही है कि कालिक संबंध, चूंकि समवाय भी सर्व आधारता का नियामक, लेकिन हमें सर्वाधारता चाहिए। तो कालिक संबंधेन उपलब्धमानत्व ये नहीं लिया जाए। उपलब्धि का नियामक संबंध जो है सर्वाधारता नियामक संबंधेतर से संबंध होना चाहिए, इतर संबंध होना चाहिए। तो समयोग समवाय आदि ये लिए जाएंगे, ये तत्त देश के लिए है। संयोग समवाय ये भी जो आधारता नियामक संबंध, ये सर्व आधारता के नियामक नहीं, ये यदकिंचित देशावच्छेदेन आधारता के नियामक। बात समझे कि नहीं? इसलिए कालावयवत्व तो नहीं जाएगा। थोड़ा इससे पहले कुछ लिखा है, कुछ लिखा था, तो कैसे थोड़ा पढ़ेंगे। ये जो तदनुसारेण अयं ग्रंथ इति गद्य लिखा, कहाँ पर है तदनुसारेण? जैसे कि यो ही संशायक सर्वथम निश्चायक भी कहा, तत्र उपलम्भाद इत्यर्थ करने न समाहितत्वात् तदनुसारेण अयं ग्रंथ, इसका तत्व प्रकाशिका में लिखते हैं। वस्तुतस्तु
संशयक उभय कोटि मध्ये संशायक उभय कोटि मध्ये संशयक माने संशय के जो विषय हैं वहाँ दो कोटियाँ होती हैं। स्थाणुर्वा पुरुषवा में तो स्थाणु को लेकर दो कोटि होंगी और पुरुष को लेकर के दो कोटि होंगी। उन दो कोटियों में एक कोटि के व्यवच्छिन्न हो जाने पर जो कोटि बचती है वही निश्चायक हो जाती है और वही उसमें ज्ञान अनुमान से ज्ञान कराती है। ये प्रायः देखा जाता है। संशयक उभय कोटि मध्ये अन्यतर कोटि उपमर्दे एक कोटि का उपमर्दन कर दिया, किसी भी कारण से उपमर्द हो गया, माने ये कोटि समाप्त हो गई। बात में कि नहीं? अवशिष्टा एव कोटि निश्चायिका। हाँ, जैसे उदाहरण दिया है पर्वतो वन्यमान धूमात् पर्वतो वन्य भावान जल हृदवत्वात् इति उभय कोटि का संशय। पर्वतः बन्धिमान और दूसरा पर्वतो वन्य भावान पर्वतः वन्य भावान इति उभय कोटि का संशय जलाभावद्देश निश्चयेन अभाव कोट्युपमर्दे धूमादि हेतु पर्वते वन्य साधकः। ठीक है। एवमेव प्रकृते बोधे अदर्शने प्रकृते बोध्ये अदर्शनेन बोध में नकार का आदर्शन है और एवं विशिष्टाद विभक्ति दर्शनेन च प्राप्ते। हाँ ठीक है। एकांत अनेकांतत्व संदेह। हाँ, तो अवयवत्व अनवयवत्व दो संदेह हुआ। जैसे वहाँ वन्यमान वन्य भावान ये संदेह हुआ था, वैसे यहाँ भी हुआ अवयवत्व अनवयवत्व का संदेह अनुबंध में नकार में हो गया। कारण कलापैहि निषिद्धे च अनेकांत पक्षे विशिष्टाद विभक्ति दर्शन रूप एवं हेतु एकांत पक्ष साधक भवितुमर्हति तत्त्वम् आया। ठीक है। एक का उपमर्दन कर दिया, कारण कलाप के द्वारा अनेकांतत्व को हटा दिया। जब हटा दिया तो अब एकांतत्व जो है निश्चित हुआ है कि नहीं? तो एकांतत्व का साधक जो हेतु हो उस हेतु से एकांतत्व की सिद्धि हो जाएगी। बोधकत्व से अद्यावधि अनिर्णितत्व ने हेतुरसिद्धि पे लिखा है। हेतुरसिद्धि सनी बोधकत्व निश्चय विना नकार रूपानुबंधे घटकत्व संबंधेन बोधके उपलभ्यमानत्वस्य अनिश्चयादिति भावः। घटकत्व संबंध से घटकत्व में समवाय घटकत्व, अरे घटकत्व को लिख दिया लेकिन उसका तात्पर्य समवाय नहीं है। घटकत्व संबंध से सन में नकार अवयव है इसका निश्चय नहीं कर सकते क्योंकि बोधकत्व निर्णीत। यावत् पर्यंतम बोधकत्वम अनिर्णीतम तावत् पर्यंतम नकारः घटकत्व संबंधेन सनि वर्तते इति निश्चय कर्तुम शक्य। क्योंकि घटकत्व तभी होगा जब उसका अवयवत्व निर्णीत हो जाए, निश्चित हो जाए। ये कहना चाहिए। यस्य कस्यचित् बोधकत्वम् अस्ति इति निश्चयस्य मोक्त निश्चय जनकत्वम्। अब यस्य कश्चित् निश्चयस्य किसी सामान्य ज्ञान हुआ ये। यस्य कश्चित् माने सामान्य कुछ है बोधक के। यस्य कश्चित् बोध निश्चय माने सामान्य ज्ञान, माने बोध का विशेष नहीं है कि नहीं? तो वो ऐसा सामान्य ज्ञान प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है। बात में अस्ति कश्चित अर्थ जदर्थस्य बोधका, कुछ है जिसका ये बोधक है, इस प्रकार का निश्चय है कि नहीं? वो प्रयोजक नहीं हो सकता, उसको विशिष्ट ज्ञान चाहिए। यस्य कस्यचित् बोधकत्वम् अस्ति इति निश्चयस्य नोक्त निश्चय जनकत्वं प्रत्युत तद्विरोधित्वमेव। सन घटकस्य कस्यचित् इति वाक्येन सशब्दस्यापि धर्तुं शक्यते। वही अस्य कश्चित् बोधक, किसी का ये बोधक है कि नहीं? तो ये सा का भी बोधक, सा बोधक का भी हो सकता है। सनिष्ठा बोधकता सन्निष्ठा बोधक दोनों में बोधकत्व आ सकता है। इदानीं घटकत्व संबंधे नकारस्य पुत्र अनुबंध विषयकस्यापि ज्ञानस्य पक्षे उदय संभवः। एतेन तदपि तुच्छम्। प्रथमानुमानेनैव अभिमत साध्य सिद्ध्या द्वितीयानुमानस्य अनुपयोगात् इति केशांति युक्ति परास्ता। तो जो अब एक ही अनुमान से काम चल जाता था ऐसा जो कहते थे वो परास्त हो गए, क्योंकि बोधकत्व निर्णीत नहीं। तो दो अनुमान करना पड़ेगा, पहले बोधकत्व को निश्चय करना होगा, तदनंतर अन्य अनुमान से उसमें अवयवत्व का निर्णय करना। तो जो कहते थे एक ही नहीं अनुमानेन सर्वम गतार्थम भविष्यति, वो कहने वाले परास्त हो गए। समझ में आया कि नहीं? अतः अनुमानद्वय से उपयोग आवश्यक। ठीक है। यद्यपि किंच इत्यादिना नकारस्य समवाय संबंधेन आकाशे उपलम्भः है क्या नकार शब्द रूपत्वात् क्या लिखा? आकाश में लिख रहे। जो कहते थे नकार जो है समवाय संबंध से आकाश में है, समवाय एकेन संबंध जेन संबंधेन सन इत्यत्र वर्तते तेन संबंधेन आकाशे वर्तते। क्यों? शब्द रूपत्वात्। नकारः कश्चित् शब्द रूपा और शब्द गुणकम आकाशम
तो समवाय संबंध, तो कैसे कह दिए कि ये जेन संबंधेन उपलब्धते तेन संबंधे अन्यत्र न उपलब्ध, वो तो उपलब्ध हो रहा आकाश, उसके लिए क्या लिख दिया? बहुत अच्छा लिखा है। इंच इत्यादि ना नकारस्य समवाय संबंधेन आकाशे उपलम्ब न सम शब्दे इति। तो कहा तदपि स्वतंत्र सिद्धांता नवबोध व्यामोहितम वचः, अपने सिद्धांतों को न जान करके व्यामोहित होकर, मैंने अपने ही सिद्धांत को न समझ करके इस प्रकार का, क्योंकि उसने कहा कि सन इत्यत्र नास्ति आकाशी इत्यत्र अस्ति, तो स्वकीयम सिद्धांत में वो न जाना, सन इत्यत्रापि अस्ति। वैयाकरणे मते वैयाकरणानां मते विभूनां नित्यानां द्रव्यरूपाणां वर्णानां आकाशे कथमपि समवाय। तो अपने सिद्धांत को न जान के प्रश्न कर, अरे हमारे यहाँ तो आकाश जो है शब्द भी द्रव्य है और आकाश भी द्रव्य है, हमारे यहाँ आकाश से बड़ा शब्द है। हाँ, तो द्रव्य है। ब्रह्म क्या है? शब्दात्मक है, वो द्रव्य है। आत्मा है, आत्मा तो द्रव्य ही है कि नहीं? जिससे द्रव्य है तो कहाँ समवाय संबंध से? द्रव्य द्रव्य और संयोगा। यदि उसको यदि किंचित परिच्छिन्न आत्मा लेते हैं, ध्वनि आदि परिच्छिन्न आत्मा लेते हैं, तो वो संयोग ही हो सकता है कि नहीं? समवाय नहीं हो सकता। तो तेनैव संबंधेन अनुपलब्ध मानव चला गया। समझ में आया? तो अपने सिद्ध हमारे यहाँ शब्द का आकाश के साथ कौन संबंध है? संयोग संबंध। भैया करना समझ में आया कि नहीं? जो जैसे कि प्रातिपदिक अर्थ में समवाय संबंध, हाँ, ये सब दूसरी वासना से शास्त्रार्थ लेकर, शास्त्रार्थ दूसरी वासना से चलाया गया, नहीं वो चलेगा ही नहीं, है कि नहीं? क्योंकि शब्द रूप माने शब्द रूपत्वात् शब्द आकाशी तिष्ठति, ये किस दूसरा है? नैयायिकों की वासना, नैयायिकों की वासना से लिखा। जहाँ परिष्कार आ गए हैं वहाँ सब न्याय की वासना से है, लेकिन वस्तुतः शब्द का आकाश के साथ संयोग है, क्योंकि दोनों द्रव्य हैं, शब्द को द्रव्य ही मानते हैं। प्राभाकर का मत है ना, प्राभाकर का मत क्या मत? शब्द द्रव्य और शब्द आत्मा है, जो आत्मा रूप शब्द जो है, क्या कहोगे उसको? प्रभाकर से मतलब नहीं, शब्द आत्मा नहीं कि भी मानता होगा, उससे मतलब नहीं, लेकिन आत्मा द्रव्य है कि नहीं? और शब्द को हम क्या मत, शब्द चैतन्य है, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य आत्मा शब्द, शब्द का लक्षण है। अब वो हम निकल गया, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्यम आत्मा सैव शब्द। जो अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य आत्मा जीव है वही शब्द है, और वो कहाँ रहेगा? वहीं में रहेगा, आत्मा द्रव्य वहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं? जीव की परिभाषा यही ना किया कि अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य आत्मा जीवा। तो जीव शब्द जो है, जब एतद अवच्छिन्न रहेगा शब्द, तो वो जीव ही है, ऊपर हो गया तो ब्रह्म हो जाए, ब्रह्म हो जाए। बात समझे कि नहीं? इसलिए ये शब्द जो है आत्मा स्वरूप है। इसलिए जो शब्द के निरूपण में जहाँ भाष्यकार ने लिखा ना, ये एनोच्चारित इत्यादि जो चर्चा चलाया, तो वहाँ पर शब्द से द्रव्य रूपत्वात् कैयट ने व्याख्या कहीं किया है। जहाँ प्रतीत पदार्थ का लोक इत्यादि व्याख्या में कैयट ने कहीं लिखा शब्द से द्रव्य रूपत्वात्, उसमें आया है आकाश में क्या कुछ चर्चा चलाया है, उसमें द्रव्य रूपत्व प्रयोग किया कि शब्द द्रव्य रूप है। तो वो किसकी दृष्टि से प्रयोग किया? वैयाकरणों की दृष्टि से प्रयोग किया, जो शब्द को आत्मा मानता है। आत्मा परिच्छिन्न भी है और निरवच्छिन्न भी है। निरवच्छिन्न आत्मा ब्रह्म है और सावच्छिन्न आत्मा जीव है। तो जब शब्द ब्रह्म मानोगे, उसमें जीव की भी तो कल्पना करनी हो, और अनादि भी कल्पना माया की करनी हो, तो वो काल शक्ति है कि नहीं? तो जो जीव और ब्रह्म के बीच में माया क्या है? काल शक्ति। वही जो है माने विपरिणमते जायते अपक्षीयते, सब वही करा रही। भाव जितने पदार्थों के अंदर विकार आते हैं वो काल शक्ति के कारण। पदार्थस्तु एक ही। एक बार और है, जैसे न्यायिक शब्द को नित्य मानते हैं और आकाश में समवाय संबंध से मानते हैं, तो समवाय संबंध क्या? अयुक्त सिद्ध संबंध समवाय संबंध है। तो जब तक जैसे घट और रूप का समवाय संबंध, घट के नष्ट होने पर रूप का नाश होता है, उसी तरह जब तक यह शब्द को अगर अनित्य मानते हो, उत्पन्नो शब्द विनष्टो शब्द ऐसे करेंगे। जब तक फिर आकाश को भी अनित्य मानना पड़ेगा, वो नष्ट होगा तभी तो शब्द भी नष्ट होगा, क्योंकि उसमें समवाय संबंध से शब्द रह रहा है। कौन न्यायिकों के? न्यायिक मते दोष। अच्छा, न्यायिक माने आकाश जो है अनित्य है, क्योंकि अगर वो अनित्यवताम जो पदार्थ होता है वो भी अनित्य कहा जाए। संबंध समवाय संबंध को अयुक्त सिद्ध संबंध मानते हैं।
मैंने आयुक्त से संबंध जब तक जो है, हमने शरीर ये हाथ जो है शरीर के साथ आयुक्त सिद्ध है, ठीक है। तो ये कहेंगे कि हाथ यदि नष्ट हो गया तो शरीर नष्ट हो जाएगा, तो आयुक्त सिद्ध संबंध का मतलब ये वही हुआ। आयुक्त सिद्ध का ये मतलब नहीं, आयुक्त सिद्ध है कि यावत ये शरीर रहेगा, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इसके साथ जरूर रहेगा, ये आयुक्त सिद्ध। लेकिन यहाँ आकाश एकम अपरिश्य क्या है वो, उसमें हाँ, ये तर्क भाषा में निरूपण किया उसने। फिर जब तक आकाश रहेगा तब तक शब्द को भी रहना चाहिए। वहाँ तो शब्द को तो अनित्य मान रहे हो, शब्द को विनाशशाली मान रहे हो, तो फिर समवाय संबंध वहाँ बनेगा नहीं। घट रूप का परिवर्तन होने पर भी घट रहता है। जैसे घट रूप है, घट रूप पाक आदि के द्वारा नष्ट होकर के नया बनता रहता है। रूपांतर तो आते रहते हैं, घटो नष्ट ही व्यवहार नष्ट, रूपांतर तो आते रहते हैं, एक रूप नष्ट विजाति रूप कोई न कोई आता रहता है। तो वहाँ भी शब्द से शब्दांतर बीची तरंगन न्याय न आते जाते रहेंगे। चलो वो न्याय के लिए न्याय तो ऐसे चलता है, फिर न्याय कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आया कि नहीं। चलो नैयायिका पृष्ठव्या कि भवताम सिद्धांता सर्वथा समीचीनः नास्ति। वर्णानाम् आकाशे कथमपि समवाया हाँ, उत एव अयोन सूत्रे भाष्ये। अब देखो दिख रहा है भाष्य कैसे शब्द जो है द्रव्य है और वो संयोग होकर के आकाश के साथ अयोन सूत्रे भाष्ये आकाश देश शब्द इत्येव उक्तम न तो आकाश गुणः इति। यह आकाश देशः शब्दः आकाशः एव देशः यस्य शब्दस्य, ये शब्द भाष्यकार ने प्रयोग किया है। आकाश देशस्थ ये नहीं प्रयोग किया, वो आकाश देशा तद्रूप है, आकाश देशा है कि नहीं, बने आकाश देश है, आकाश गुण न, ये गुण नहीं है। देश आकाश देश मने देश में उनका संयोग है, संयोग है। आकाशम देशः यस्य सः आकाश देशः हाँ, न तो आकाश गुणः, न तो आकाश विवेचितं चैतद् मन्युषायां विस्तरेण हाँ तार्किकं मतम् अनुसृत्य स्वमते दोषदानस्य अत्यन्तम् अनुचितत्वात्। तो समवाय संबंध तार्किकों का मत है कि आकाश में नकार समवाय संबंध से बैठा है, यहाँ भी बैठा समवाय, हाँ यहाँ भी समवाय संबंध है और एक जाति संबंध से उभयत्र उपलब्धि ही हो गई। ये सब नैयायिकों के मतानुसार दोष अत्यंत गर्हित है कि नहीं, इसलिए उसको आकाश देश शब्द न तो आकाश गुणा, इससे संयोगेन कथनचित तिष्ठति न समवाय है कि नहीं, था एक जाति संबंध से वो नहीं रहा। वयं वर्णपदातिरिक्त अखंड वाक्य स्फोटः एव इति सिद्धान्ते सत्यपि अपोद्धार कल्पनया वाक्येषु पदकल्पनं पदेषु प्रकृति प्रत्ययादि कल्पनं तेषु च वर्णकल्पनम् इतिवत् प्रकृतेऽपि अवयवा नवयवी भाव कल्पनम् अवयवा क्या है अवयवा वही भाव कल्पनम स्वीकार्य शास्त्र प्रक्रिया निर्वाहाय। लेकिन ये सब शास्त्र प्रक्रिया नहीं तो क्या है, वाक्य स्फोट है बस। कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि ये वर्ण है, प्रकृति प्रत्यय वर्ण अवयव अनवयव, ये सब चर्चा नहीं है। केवल क्या है, अखंड वाक्य स्फोट। तो ये शास्त्र प्रक्रिया निर्वाह के लिए शब्दों के अंदर वर्णों माने अवयवत्व की कल्पना की है कि नहीं। वास्तविक रूप से अखंड वाक्य स्फोट है, इसलिए उसको लेकर कथमपि आकाशे न तिष्ठति, आकाश की चर्चा नहीं अखंड वाक्य स्फोट में कभी रहेगा आकाश है कि नहीं है। नकार रूपावयवस्य अवयिनी समवायेन सत्वंच वृक्षस्थाः शाखाः वृक्षैकान्ताः इतिवत् आधारत्वारोपेण इति ब्रूमः। क्योंकि वृक्षस्था शाखा वृक्षे शाखा, तो शाखायाम वृक्ष होना चाहिए है कि नहीं। तो क्वचित आधेयस्यापि आधारत्व विवक्षायाम सप्तमी, आधेय भी आधारत्व रूपेण से विवक्षित हो जाता है। जैसे अको अम्यच सूत्र प्रमाण है इसके लिए, अमी अची, अमी अची यानी लिखा मने अम में विद्यमान तो अच, तो ऐसा नहीं है, अम में अच नहीं है, अच में अम है, क्योंकि अच जो है अवयवी है, अच अवयवी है, अच अवयव है और अम अवयवी है। तो अवयवी अपने अवयव में रहता है, अवयवी अपने अवयव में रहता है। तो अम जो अवयवी है, अम जो अवयवी है वो कहाँ रहेगा, अच में अपने अवयव में रहेगा। तो सप्तमी कहाँ आना चाहिए, अच।
लेकिन सप्तमी कहाँ आ गई? माने वो तो सप्तमी दूसरी है, लेकिन ये अम और अच को लेके जो आधाराधेय भाव बनेगा उसमें आधाराधेय भाव में अची में अम है ऐसा कहना चाहिए। माने अच यह अम तत्र ऐसी व्युत्पत्ति होनी चाहिए, न अम यह अच तत्र ये व्युत्पत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन आधेयस्यापि आधारत्व विवक्षायाम है कि नहीं, आधेय जो आधेय अम है उसमें भी आधारत्व विवक्षा करके सप्तमी जो सूत्रकार ने किया है वृक्षे शाखा इति, जैसे लोक व्यवहार में वृक्षे शाखा शाखा आधेय था उसी तरह यहाँ भी कर दिया है प्रकृत उदाहरण में वृक्षस्था शाखा हाँ वृक्षैकांत वृक्षस्थ जो शाखा है वो वृक्ष का अवयव है, तो शाखा अवयव है ना, तो फिर वृक्ष में अस्था कैसे लग गया? वृक्षस्था शाखास्था न होना चाहिए, वृक्षस्था ये लिखना नहीं चाहिए। क्या लिखना चाहिए? शाखास्थो वृक्षा, ये लिखना। कथम वृक्षे तिष्ठति वृक्षस्था ये लिख दियो तो आधेय से आधारत्व विवक्षायाम सप्तमी में का प्रत्यय वृक्षे तिष्ठति विग्रह बन गया। अत्र केचित् अनुबंधाः बोधकावयवाः बोधका ये मूल है, भूति आ गई, वो तत्व प्रदर्श का नहीं है। अच्छा अच्छा, अनुबंधाः बोधकावयवाः बोधकायुत सिद्धत्वात्, ये कुछ दूसरा हेतु ले ले। अनुबंधा बोधकावयवा बोधकायुत सिद्धत्वात् है कि नहीं, यहाँ बोधका आयुत सिद्धा सहसा अवयव, जो बोधक का आयुत सिद्ध है वो बोधक का अवयव है कि नहीं, जैसे शाखादि है कि नहीं, शाखादि जो है वृक्ष का आयुत सिद्ध है इसलिए वृक्ष का अवयव, जो जस्य आयुत सिद्धा सह तस्य अवयव, शाखा वृक्षस्य आयुत सिद्धा तस्मात् वृक्षस्य अवयव, तथैव बोधकस्य नकारा आयुत सिद्धा तस्मात् बोधक स नित्यस्य अवयव। ये नया लिख रहा के चित्त आयुत सिद्ध। चलिए अब तत्रोपलम्बादि सब हटा के ना लगा। चलिए इति नकारानुबंधस्य सन अयुत सिद्धत्वात् तदवयवत्वम् अक्षतम् लगा के न चैवं बोधकानां न चैवं बोधकानां स्वावयवायुत सिद्धत्वेन तदवयवत्वापत्तिः व्यापकत्व विशिष्टायुत सिद्धत्वस्य हेतुत्वेन समुदायस्य स्वावयवा व्यापकत्वेन अदोषादिति वदन्ति। क्या लिखा है? बोध का न चैवं बोधकानां स्वावयवायुत बोधकानां, इसने कहा कि नकार सन का अयुत सिद्ध है कि नहीं, लेकिन जैसे अवयव समुदाय का अयुत सिद्ध है वैसे अवयव का अयुत सिद्ध समुदाय उलट दिया है। जैसे सन का आयुध सिद्ध नकार और नकार का आयुध सिद्ध सन, अवयविनी अभी अवयवत्वापत्ति, तो अवयवी को भी अवयव कहने लगे। यो यस्य आयुध सिद्धा अवयवस्य आयुध सिद्धा समुदाय अवयवी, तो सह अवयवस्य अवयव माने उसमें भी अवयवत्व व्यवहार आपत्ति। यदि ये हेतु बनाओगे यो यस्य आयुध सिद्धा सह तस्य अवयवः समुदायः अवयवे अवयुत सिद्धः अतः समुदायः अवयवस्य अवयवः इति आपत्ति ही। तो क्या लिख दिया है फिर? अब कहा समझ में आया कि नहीं? व्यापकत्व विशिष्टायुत सिद्धत्वस्य, तो बोधकायुत से हेतु व्यापकत्व विशिष्टायुत सिद्धत्वादि हेतु बनाया है कि नहीं। तो समुदाय व्यापक नहीं होता है कि नहीं, व्यापकत्व विशिष्ट आयुध सिद्ध अवयव ही होगा। व्यापकत्व विशिष्ट जो आयुध सिद्ध होगा वो अवयव ही होगा। समुदाय अवयव से व्याप्य होता है, जहां जहां समुदाय होगा वहां वहां अवयव जरूर होगा। समझे? यत्र यत्र समुदाय तत्र तत्र अवश्यम अवयव, समुदायो व्याप्य और अवयवश्च व्यापक है कि नहीं। तो व्यापकत्व विशिष्ट आयुक्त सिद्ध जो होगा वो अवयव में जाएगा, समुदाय में हेतु नहीं जाएगा। अयम समुदाय व्याप्यत्व विशिष्ट आयुक्त सिद्ध है, व्यापकत्व विशिष्ट आयुक्त सिद्ध नहीं, क्योंकि समुदाय में व्यापकत्व अवयव का व्यापकत्व अवयत्व निरूपित व्यापकता समुदाय में नहीं। लिखा है व्यापकत्व लिखा है। देखो समुदाय जो है वो व्याप्य है, नहीं समझ लो पहले। ये हमेशा देखा गया, दुनिया के जितने व्यवहार हैं समस्त व्यवहारों में समुदाय को व्याप्य देखा गया और अवयव को व्यापक देखा। ये पहले दृढ़ निश्चय कर लो। जितने दर्शन हैं समस्त दर्शन न्याय सब दर्शनों
जहाँ भी व्याप्य व्यापक की चर्चा हुई वहाँ पर समुदाय व्याप्य है और अवयव व्यापक है। बात में कि नहीं? अवयव जो है व्यापक है और समुदाय, जैसे घ अ ट अ ये समुदाय हुआ, इस समुदाय के अलावा भी स्वतंत्र ट अ सब मिलेंगे। बात में कि नहीं? लेकिन समुदाय इनके साथ ही मिलेंगे। नहीं समुदाय क्वचित स्वकीयम अवयवम व्यभिचरति किंतु अवयव स्वकीयम समुदाय व्यभिचरत्येव। अनुभव कर लो। बात समझे कि नहीं? अरे टाठा डाढ़ाणा में घट नहीं समुदाय नहीं, लेकिन वर्ण का तो प्रयोग हो ही रहा, अवयव का तो प्रयोग हो ही रहा। बात समझे कि नहीं? इसलिए समुदाय स्वकीयम अवयवम न क्वचित व्यभिचरति तस्मात् व्याप्य। जैसे न धूमः क्वचित बह्निं व्यभिचरति, बह्निः धूमं व्यभिचरति अतएव व्यापका है कि नहीं? तो समुदाय न क्वचित स्वकीयम अवयवम व्यभिचरति तस्मात् व्याप्य अवयवस्तु समुदायम व्यभिचरति अतएव व्यापक। तो व्यापकत्व विशिष्ट अवयव सिद्धत्व जो है अवयव में रहेगा, कभी भी समुदाय में नहीं रहेगा। ये लगाना है। इसलिए कह रहा हूँ कि अनुभव करोगे तो बैठ जाए। हाँ चलिए वो हो गया, मैं खा लिया। व्यापकत्व विशिष्टायुत सिद्धत्वस्य हेतुत्वेन समुदायस्य स्वावयव व्यापकत्वेन अदोषः। समुदाय जो है अपने अवयव के प्रति व्याप्य है, व्यापक नहीं व्यभिचारात्। अत्र पक्षे गुप्तिरित्यादौ विधेयता प्रयोजक सनादिपदस्य नकारेत संज्ञकः सह भवति इत्यर्थः। हाँ अत्र पक्षे माने अत्र पक्षे माने बोधकावयवत्व पक्षे, एतद् अनुमिति पक्षे अनुबंधा बोधकावयवा बोधकायुक्त सिद्धत्वात्। इस पक्ष में अर्थ क्या होगा? क्या लिखा? अत्र पक्षे गुप्ति नकार संज्ञ कहा सकारो हो, क्यों? वो बोधक का अवयव सिद्ध हो गया तो वहीं पर अंत्यावयव मिल गया लक्ष्य सूत्र में ही। जब उस सूत्र के अंदर गुप्तिज की सन लक्षण में ही उसको अंत्यावयवत्व मिल गया, तो सूत्र प्रतीक्षा नहीं करेगा लक्ष्य में जाने के लिए, वहीं संज्ञा कर देगा। यदि अवयवत्व न सिद्ध होता बोधक के अंदर तो ये संज्ञा न करता। यदि कहते कि नहीं ये बोध्य का अवयव होता है तो बोधक का अवयव हुआ ही नहीं हुआ तो नकार की संज्ञा नहीं, तब फिर वहां प्रतीक्षा करेगा कि पहले जाए वहां। समझ में आया? तो इसने बोध का अवयवत्व पक्ष ने लक्षण में वो अवयव हो गया, इसलिए वही नकार की संज्ञा हो जाएगी। बोध तक जाने की हलंतिम प्रतीक्षा नहीं। तो फिर क्या अर्थ होगा? नकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट सा भवति, ये अर्थ है, क्योंकि लक्षण में ही नकार की संज्ञा होगी। समझ में आया? ये नागेश का अपना मत है, कह रहा है। और सन्नता उद्देश्य दल में जहां सन रहेगा, यहाँ तो विधेय दल में है, सन्नता में सन उद्देश्य दल में है, तो नकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट सकारे परे अतःत्वम, ये अर्थ करना। ये सब जगह इनको परिवर्तन करना, क्योंकि सन ही मिलेगा ही नहीं, सा मिलेगा ही नहीं। आप कहोगे सन पड़े रहते अकार कोई कार हो, अरे जब लक्षण भेज रहा है सा को, लक्षण ही में नकार की संज्ञा हो गई तो तुम्हें लक्ष्य में मिलेगा कहाँ? आया कि नहीं? इसलिए वहां अर्थ करना पड़ेगा नकार संज्ञकत्व विशिष्ट, माने सन की लक्षणा है नकार संज्ञकत्व विशिष्ट सकार की लक्षणा करनी। चल समझ में आता ही? ऐसा बैठाना। इत्यादि विधेयता प्रयोजक सनादिपदस्य नकारे संज्ञकस्सो भवति इत्यर्थः। संज्ञा लोपो तु पक्षद्वये सूत्रे। हाँ, क्योंकि अवयवत्व सिद्धि वहीं बोधक में ही हो गई, सूत्र में बोध तक अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थस्य एव उपस्थिते। इसलिए बोध का अवयवत्व सिद्धांतवादी आचार्य के मत में अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ है, बोध तक प्रतीक्षा नहीं करे। जो अनुबंधों को बोध्यावयव मानता है वो अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ कभी नहीं मान सकता। क्यों? लक्षण में संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि उसका अवयव नहीं। अवयव कहाँ होगा? बोध में, तो सन आएगा, है कि नहीं? अब नकार ये अवयव हुआ, अब इस संज्ञा वहां सन्यता का अर्थ होगा सनी परे, वहां ऐसा हो अलग अलग उपस्थित अनुवादे सनी इत्यादि नकारे संज्ञके सशब्दे इत्यादि। समझ में आ गया? हाँ, ये हो गया बोध का अवयवत्ववादी आचार्य का। बोध्यावयवत्ववादी क्या वजह है समय बता दो। अच्छा